Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 20th of October 2023. From today's newspaper, we will be discussing about these three topics. The number one is Thayyam. Number two is about an opportunity to recast India's food system. And number three is why frequent earthquakes in the region. So before we start discussing this Hindu decoding, I have something to share very important with all of you. Recently, a student asked me that why to read, or the word he used was why to waste 1 or 2 hours reading Hindu. See, the paper which UPSC is framing, it is not unpredictable. People says that the paper of UPSC is very unpredictable. The paper comes directly from current affairs. The thing is that we have shifted to the smallest part, the shortest part, that we read some magazines of any institute. I'm not blaming any institute. And we think that this is sufficient. No, you have to do hard work. Only hard work can make you clear the examination. You have to read thoroughly the newspapers, the standard newspapers, either the Hindu, the Indian Express, the down to earth things magazines. तो ये जो आपके पास स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के जो सोर्सेस है, आप उससे अपने करंट अफेयर्स को करिए. आपको कभी नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चंस है वो कहीं बाहर से आए. आप जो ये मैगजीन उठा लेते हो, मंथली मैगजीन, तो वो सुपरफिशियली कवर्ड होती है. आप एक मैगजीन में सब कुछ नहीं पा सकते हो, करेक्ट. तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो था ही नहीं, करंट अफेयर्स में कहाँ से आया. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड आपके पास सोर्सेस है वहां से इनको कवर करने की पूरी जरूरत है. तो यहाँ से हमारा आज का जो डिस्कशन है उसको हम चालू कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो डिस्कशन है वो है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक. एक वर्ड आया है थय्यम, दैट इज थय्यम सेलिब्रेशन. अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है दैट the term Thayyam was recently seen in the news is related to what? और वहां हवा नहीं लगती कि थय्यम क्या है. देखो, थय्यम को समझने से पहले थोड़ा सा केरला का जो स्टेट है उसके बारे में हम समझते हैं. द स्टेट ऑफ केरला. ओके, so if I talk about the state of Kerala, it is very famous for the tea and spices. चाय पत्ती जो होती है, जो मसाले होते हैं, उसके लिए जो यहाँ पे ये केरला है वो फेमस है. लेकिन इसी के साथ अगर बात करें, यहाँ पे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लेंडिंग आप देखोगे जिसमें मॉडर्न और हेरिटेज ये दोनों का बहुत ही सुंदर सा बैलेंस आपको केरला स्टेट में दिखेगा. और यही रीजन है कि केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है. यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. बट क्या केरला हमेशा से ऐसा था? नहीं. नंबोदरी ट्रेडिशनल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे. ऐसा माना जाता है कि ये जो नंबोदरी ट्रेडिशनल फ्यूडल लॉर्ड है वो केरला में बाहर से आए थे. दे वर नॉट फ्रॉम द केरला एंड दे ओन अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड इन द मलाबार रीजन. और वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे. द होलिएस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो बोलते थे हम इस धरती पे एक भगवान का अवतार के फॉर्म में है, दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. तो क्या होता था, ये जो लंबोदरीज होते थे जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इनके सामने कोई भी आदमी, लाइक कोई भी मैन और एनी वुमेन, if they are belonging to the lower caste, then they were required to keep a certain amount of distance as according to their caste. And also, चाहे women हो या men हो, जब भी वो इनके सामने आते थे, इनको अपने अपर बॉडी की जो क्लोथ्स है वो हटाने पड़ते थे. आप सभी ने, आप यूट्यूब पे आज सर्च करिएगा ब्रेस्ट टेक्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा ये, आप जब पढ़ेंगे कि जो ब्रेस्ट टैक्स होता था, यानी कि जो विमेन होती थी, जो लोअर कास्ट से होती थी, जब वो इनके सामने आती थी, दे हैव टू रिमूव देयर अपर बॉडी क्लोथ्स. और उनको उनके सामने वो करना पड़ता था, जमीन पे अपना सर रखना पड़ता था.
तब जाके ये जो कास्ट डिफरेंशिएशन है वो उनको शो होता है। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, और भी बहुत सारी चीजें जो क्रूअल चीजें जो है यहाँ पे होती थी स्टेट के अंदर, विच वॉज रिलेटेड टू दी कास्टिज्म। और भी कुछ प्रैक्टिसेस है जो इससे भी वर्स है। तो इन सारे विक्टिम्स को जिस हीरोइक एंसेस्टर ने बचाया, जिनसे इन सब क्रूअलिटी के लिए लड़ा, उनको यहाँ पे बाद में भगवान का दर्जा दे दिया गया और उसको बोला गया यहाँ पे थय्यम। अब क्लियर हुआ व्हाट इज थय्यम, राइट? तो जब थय्यम पता चल गया तो अब न्यूज कंटेक्स्ट को समझते हैं। दैट Valyavalapil Chamundi Thayyam proceed to Himrivayal in Kasargod district to sow the paddy seed to mark the beginning of the Pancha paddy farming season. What is Thayyam? Thayyam एक ritualistic performance है where the deities, the goddesses in most part are summoned to the body of performing man. तो ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन है वो एक डांस कर रहा होता है और ये जो डीटी है उसकी जो आत्मा है इसके अंदर आ जाती है। तो ये इस तरह से माना जाता है। तो द फॉर्म एज वेल एज द परफॉर्मेंस आर नोन एज द थय्यम्स। तो जिस अवतार में होता है वो जो परफॉर्मेंस करता है दोनों को यहाँ पे थय्यम बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये पुलाया से शेड्यूल्ड कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि उस पर्सन के अंदर एनर्जी इतनी होती है, इंटरनल एनर्जी, दैट इट बिहेव्स लाइक वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट? आप अगर वीडियो देखेंगे इसकी बहुत ही फैसिनेटिंग वीडियो है, कुछ लोगों को डर भी लगता है बिकॉज इट इज हाईली एनर्जेटिक, हाईली spiritualistic thing, right? So this was all about Thayyam. Thayyam, Thayyam, Thayyam. Just keep repeating the word. Whenever it comes on the news, whenever it comes on your question paper, you must remember the word Thayyam is related to what? Related to which state? Canada. Related to what? Performance है, क्या है, आर्ट एंड कल्चर, जैसे लिंक करना करो थय्यम वर्ड आपको याद होगा। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, एन अपॉर्चुनिटी टू रीकास्ट इंडिया फूड सिस्टम। यहाँ पे इंडिया का जो फूड सिस्टम है उसके बारे में बात हो रही है। दैट अर्लियर दिस वीक वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर जो है ये आपके पास डेट है जब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे। तो हम सेलिब्रेट तो कर लेते हैं बट फूड एज अ सिस्टम ये बहुत ही रेयरली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट? सो अर्लियर दिस वीक वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड फूड डे बट वी रेयरली लुक एट फूड एज अ सिस्टम। देखो यहाँ पर राइटर ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमारी फूड का जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है उससे लाइवलीहुड को रिलेट करेगा और लाइवलीहुड को वो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी से रिलेट करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। No country can better understand the challenges of a food system than India, which feeds the largest population in the world. जबकि प्राइमरी गोल जो फूड सिस्टम का क्या है, न्यूट्रिशन देना है सबको, सिक्योरिटी देना है। तो आप सस्टेनेबली इसको कब अचीव कर पाओगे? जब जो प्रोड्यूसर्स है दे गेट द रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हम फूड सिस्टम के बारे में बात करें, इस पूरे फूड सिस्टम में जो भी चैलेंजेस है, जो भी लिमिटेशंस है, वो सबसे ज्यादा पहली बात तो इंडिया ही समझ सकता है क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना रीजनेबल रेट पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इंडिया डील कर रहा है। तो ये कब हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, जो फार्मर्स है, जो कि फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर उनको अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा तो अल्टीमेटली पूरी जो साइकिल है वो इंप्रूव होगी। So this resilience in turn is intricately linked with the resilience of our natural ecosystem because the largest input to agriculture, soil, water conditions are all but natural resources. अब राइटर कह रहे हैं कि ठीक है भाई सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलना चाहिए। कैसे? इनका फूड का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फार्मर्स। तो फार्मर्स को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक रिटर्न मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? जब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर की जो इनपुट है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन हुई, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ये अगर रेजिलिएंट वे में आप कर रहे हो, ये इस तरह से आप यूज कर रहे हो कि हम सस्टेनेबल वे में यूज कर पाए तो वो भी हो जाएगा। तो ये एक इंटरकनेक्टेड थिंग है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की विद लाइवलीहुड, विद एनवायरमेंट सिक्योरिटी, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, so this is the interconnectedness which the writer is talking about, that is the nutrition, the livelihood and the environment security. So on the nutrition front, India faces a double burden. अब सबसे पहले यहाँ पे राइटर बोलता है न्यूट्रिशन की बात करो
अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो इंडिया पे डबल बर्डन आता है। कैसे? एक तरफ तो बहुत ही एक साइजेबल प्रोपोर्शन है इंडिया की पॉपुलेशन को जहां पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मिल रही है, यानी उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। अगर 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करूं तो 35% जो चिल्ड्रन है वो स्टंटेड है, 57% वुमेन और 25% मैन जो है वो एनीमिक है। So at the other end, due to the imbalanced diet and sedentary lifestyle, 24% जो है वो एनामिक है और ओबेस है। अब ध्यान से सुनो, डबल बर्डन मतलब एक तरफ तो यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी मिल रही है, यानी खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप एनामिक कंडीशन में हो, स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ आपको डाइट तो मिल रही है, बट आपकी डाइट इम्बैलेंस है क्योंकि आजकल का पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ओबेसिटी बढ़ रही है, 70-70 किलो। मतलब फिफ्थ क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे और कॉलेज गोइंग बच्चे जो है 70-70 किलो के हो रहे हैं। मतलब दे उनकी लाइफस्टाइल बहुत बुरी हो रही है, इम्बैलेंस डाइट हो रहा है। तो एक तरफ डेफिशिएंसी है और दूसरी तरफ खाना है तो वो इम्बैलेंस है। तो इंडिया हैज बीन स्टेपिंग एफर्ट टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन। तो इंडिया इस माल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। अब आप बोलोगे माल न्यूट्रिशन में तो सिर्फ डेफिशिएंसी आती है ना, माल न्यूट्रिशन इज समथिंग जिसमें आप न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो इम्बैलेंस हो। तो ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, प्लीज रिमेंबर इट। इवन हमारे प्रधानमंत्री जो भी है वो मास मूवमेंट में लगे हुए टू इरेडिकेट दिस थिंग। और अगर प्रोडक्शन साइड की बात करें तो पहली तो हमने न्यूट्रिएंट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन साइड की। तो हमारी जो फार्मर्स हैं, छोटे जो स्मॉल लेवल के जो फार्मर्स होते हैं, दे आर इनसफिशिएंट टू मीट द एंड्स ऑफ द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स, जो उनकी इनकम जो है इनसफिशिएंट। कैसे? ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 68% जो मार्जिनल फार्मर्स है सप्लीमेंटिंग इनकम्स विद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी किसान लोग हैं उनको अपनी खेती करने से जो पैसा आता है वो इंसफिशियंट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 68% किसान ऐसे हैं जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए या फिर अपनी पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए खेती के सिवा और दूसरा काम करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, मनरेगा और भी कैजुअल लेबर्स है आर पिकिंग अप दिस लैक, इंडिकेटिंग दैट lack of skill and opportunities है for income diversity. Further, natural resources का डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो 2023 में अगर सॉइल हेल्थ सर्वे की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया हैज बिकम डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल इंडिकेटर है सॉइल हेल्थ। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इरिगेशन का सोर्स है, वो भी पूरी तरह से रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पे 75% ग्राउंड वाटर असेसमेंट लोकेशन थी, वो भी ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ये हमारी हालत है। तब करना क्या चाहिए? तीन साइडेड अप्रोच की राइटर यहाँ पे बात कर। पहला कि कंज्यूमर डिमांड को आप शिफ्ट करो सस्टेनेबल डाइट की तरफ, हेल्दी डाइट की तरफ। मान लो कि आजकल बहुत ही बॉलीवुड या फिर इंस्टाग्राम सोशल साइट को देख के दुनिया पागल हुए जा रही है कि वी शुड ईट द किरेवा सीड, वी शुड ईट फॉर दिस इन प्रोटीन, इससे मिलेगा। अरे आप बाहर से इंपोर्ट करके मत लाओ। सबसे बेस्ट फूड आपके लिए क्या होता है? आप अपनी 100 किलोमीटर के आसपास देखो, सीजनल फूड क्या मिल रहा है, आप वो खाइए। सस्ता तो है ही और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको उसी को मिलेगा। वाई? अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो, महाराष्ट्र में आप मुंबई में रह रहे हो, तो 100 किलोमीटर के आसपास देखो कि सीजनल फूड क्या है। आप राजस्थान जा रहे हो, राजस्थान में आप वहां से मच्छी इंपोर्ट करके खा रहे हो, बेटर है कि वहां का सीजनल फूड क्या आप उसको खाइए। तो जिस लोकेशन पे आप हो वहां पे जो सीजनल फूड है, जो हेल्दी फूड, आप उसको खाइए। राइट? तो हमको ये कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको चेंज करने की जरूरत है। We need to shift to a food plate that is healthy for people and the planet as well. और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, आप उनको ड्राइव कर सकते हो एस्पिरेशनल कंजम्पशन की तरफ। राइट? What corporations have done to mainstream imported oat or quinoa in India can be done for locally grown millet. अरे राजस्थान जो है वहां बाजरा है, अब बाजरा छोड़ के आप किनोवा खाओगे तो पहली बात तो ये महंगा होगा, आप इसका जबरदस्ती प्रोडक्शन कर रहे हो।
वहां पे बाजरा है, वो उसका सीजनल फूड है, मिलेट वहां का ये है, बहुत प्रोटीनिशियस है, उसको खाइए आप। सिविल सोसाइटी कुड बिकम अ पार्टनर विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है, आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दे आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, दे ईटिंग पिज्जाज बर्गर्स। अरे आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हेल्दी फूड की तरफ जा सकते हो, सात्विक खाने की तरफ जा सकते हो। यू नीड टू टॉक टू द इन्फ्लुएंसर्स अबाउट इट, राइट? So alongside the public sector, through its innumerable touch points such as the PDS, the midday meal, the railway catering, urban canteens, जिसमें 70% जो इंडियंस है वो कंज्यूम कर रहे हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो है फूड चॉइसेस को आप शेप कर सकते हो। फर्दर जो एग्रीकल्चर सपोर्ट की बात करते हैं उसमें हमको इनपुट सब्सिडीज से डायरेक्ट कैश सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। इससे एफिशिएंसी को जरूर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड, we have to shift farm to the pork value chain towards more sustainable and inclusive one. Correct? अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाई अर्थक्वेक्स आर सो फ्रीक्वेंट इन द अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान का जो रीजन है, देखो अर्थक्वेक कैसे आता है इसका डिटेल डिस्कशन हम ज्योग्राफी की वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करें बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मान लो कि एक प्लेट है और ये एक और प्लेट है, यानी वेट, दिस इज योर अर्थ, या आपका इक्वेटर। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, यहाँ भी कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इस कॉन्टिनेंट के बीच में आपको पानी भी मिलता है भाई। ठीक है, तो दिस इज योर वाटर सरफेस। तो पूरा ये जो अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट, जिसको हम बोलते हैं, एक है आपके पास कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट से बनी है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक है आपके पास ओशियनिक प्लेट। अब हमेशा ध्यान रखें, ये कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करती, ये मूवमेंट करती जब भी दो प्लेट आपस में टकराती है, whenever these are the plates, इस तरह से ये सारी प्लेट्स मूवमेंट कर रही है। तो मूवमेंट करते करते पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि ये कोई ना कोई प्लेट जो है इस तरह से आपस में क्या होती है, टकरा जाती है ना? क्योंकि इट्स लाइक अ ग्लोब, इट्स लाइक अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये आपस में प्लेट सारी घूम रही है, घूमते घूमते आपस में टकरा गई। तो जब भी प्लेट आपस में, दो प्लेटें आपस में टकराती है, भारी प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, द हेवीएस्ट प्लेट गेट सबडक्टेड डाउनसाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा सकती है, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट टकरा सकती है, जो हैवी प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि भाई अफगानिस्तान में इतना फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों आता है, वो देखो। एक तो पहले आप देख लीजिए, अभी जो 15 अक्टूबर है उसमें 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अफगानिस्तान में आया। Barely a few days after, multiple earthquakes of similar strength killed at least thousands of people in the Herat province. Multiple earthquakes have destroyed the entire villages in the country. तो अफगानिस्तान का ये जो तालिबान रन गवर्नमेंट है, तालिबान रन जो गवर्नमेंट है, has put out conflicting numbers on the death toll from October 11 quake. 13 अक्टूबर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रिवाइज किया डेथ टोल को, और फिर जो एग्जैक्ट डेटा है वो बताया। तो क्या ये पहली बार हुआ है कि भाई अफगानिस्तान में ये अर्थक्वेक आया? ना, देखो बहुत ही पहले भी ये डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जैसे 2022 जून में 1000 लोग जो है वो मर गए थे अर्थक्वेक की वजह से, 6.1 मैग्नीट्यूड आया था। 2015 में आपको एक मेजर अर्थक्वेक दिखा था कंट्री में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों 200 पीपल इन अफगानिस्तान, और 6.1 मैग्नीट्यूड 2002 में, तो ये पहले भी आता है। तो अर्थक्वेक का सिस्टम क्या है भाई, देखो, अर्थ छोटे छोटे सॉलिड रॉक से बनी होती है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, हमने देखा अभी डायग्राम में। तो ये रॉक में बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज होती है और ये आपस में इस तरह से चलती होती है, इनको फॉल्ट लाइन भी बोलते हैं, यानी कि क्रैक आ जाता है। मान लो कि ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसमें क्रैक आ गया, उसको हम फॉल्ट लाइन। तो ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये क्यों होते हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं, जो कि हमारी अर्थ की जो लिथोस्फीयर है वहां पे ये बिल्डअप होते हैं। ठीक, तो ये जो अर्थक्वेक है ये तब होता है जब ये लिथोस्फीयर सडनली स्लिप कर जाता है वन अनदर, रिलीजिंग एनर्जी। यानी कि देखो ये क्या कर रहा है, इस अर्थ थियरी को छोड़ो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है,
या आपस में मूव कर रही है, या तो ये टकरा गई, या एक दूसरे के ऊपर चली गई, या फ्रिक्शन हो गया। फिर जब भी ऐसा कुछ होता है, जब फ्रिक्शन होता है, तब क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी हाई इंटेंसिटी की होती है कि वो बाहर आ जाती है ग्राउंड पे, सीस्मिक वेव्स की फॉर्म में। तो सरफेस जहाँ पे लिथोस्फीयर का ये स्लिप हुआ, उसको फॉल्ट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और जब फॉल्ट, जहाँ पे अर्थ पे फॉल्ट रप्चर स्टार्ट होता है, उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और वो पॉइंट जो सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अबाउट इज नोन एज एपीसेंटर, ठीक। अब पहले सीधा हम आ जाते हैं अर्थक्वेक का, हो गया, अब डिटेल में उसका ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान में ऐसा क्या है, देखो अफगानिस्तान में आपके पास मल्टीपल फॉल्ट लाइन है। तो ये रीजन आपके पास क्या है, एक तो ये इंडिया है आपके पास, इधर इंडिया, ये पाकिस्तान, ये पीओके, और ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन प्लेट का हिस्सा है। तो अफगानिस्तान का जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये जो अफगानिस्तान इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये अरेबियन प्लेट जो है सबडक्ट हो जाती है नॉर्थ वेस्ट अंडर द यूरेशिया। मैंने कहा जो हैवी प्लेट है वो हमेशा सबडक्ट हो जाएगी। ये आपके पास कौन सी है, अरेबियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है जो आपके अफगानिस्तान में, ये जब आती है तो यहाँ पे क्या करता है, अरेबियन प्लेट सबडक्ट हो जाती है, और यूरेशियन प्लेट जो है ऊपर की तरफ आती है। और ईस्टर्न की तरफ क्या होता है, इंडियन प्लेट ठीक उसी तरह से करती है। यानी इसके चारों तरफ इतनी प्लेट है कि टकराती है, फ्रीक्वेंटली यहाँ पे टकरार होती रहती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वहां पे सीस्मिक वेव जो है निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।